हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये एमसीक्यूज आपके बोर्ड एग्जामिनेशन प्लस एनटीएससी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। हिस्ट्री में इन एमसीक्यूज के अलावा डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। डेट्स का हिस्ट्री के साथ एक क्लोज रिलेशन होता है, तो हम इस चैप्टर की जितनी भी डेट्स बनेगी वो हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद, यानी नेशनलिज्म का पहला जो एक्सप्रेशन, यानी कि पहली बार नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, कहाँ से ये भावना जागी थी कि हाँ राष्ट्र होना चाहिए, नेशन होना चाहिए हमारा। तो नेशनलिज्म क्या है, सबसे पहले हमें ये समझना, नेशनलिज्म मीन्स द लव और द अफेक्शन और द लॉयल्टी टुवार्ड्स द नेशन, जो देश के प्रति प्यार है, वफादारी है, उसको हम नेशनलिज्म कहेंगे। अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं द फीलिंग ऑफ वननेस और द फीलिंग ऑफ द ब्रदरहुड इज ऑल्सो नोन एज द नेशनलिज्म। जैसे हम में है कि साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, ईस्ट इंडियन, वेस्ट इंडियन, वी आर द इंडियन। ओके, तो ये क्या है, दैट इज द नेशनलिज्म। तो ये नेशनलिज्म है, सबसे पहले ये टर्म है या इस फीलिंग की बात करें, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट द अमेरिकन रेवोल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन, थर्ड द रशियन रेवोल्यूशन एंड फोर्थ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789, उसके साथ इसकी शुरुआत होती है। 14 जुलाई 1789 को फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत होती है, जो कि हम 9th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में हिस्ट्री में डिटेल में जान चुके हैं। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। व्हेन डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशन स्टार्ट, फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत कब से हुई थी। इसमें भी हमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वन इज 1789, सेकंड 1889, थर्ड वन 1791 एंड फोर्थ वन इज 1769। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट 1789। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, जो कि फ्रांस से रिलेटेड है। नेम द फ्रेंच आर्टिस्ट हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम्स ऑफ ए वर्ल्ड। क्या बताना, हमें एक फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम बताना है। ओके, कौन से फ्रेंच आर्टिस्ट का, हु प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स, उसने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज प्रिपेयर की थी। विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ ए वर्ल्ड, उसने एक वर्ड को लेकर के एक ड्रीम, यानी उसका एक ड्रीम वर्ल्ड था जिसमें डेमोक्रेसी होगी, इक्वालिटी होगी, ऐसा कुछ होगा। तो वो फ्रेंच आर्टिस्ट कौन थे जिसने ऐसा कुछ किया था, क्योंकि इन 4 जो प्रिंट की सीरीज थी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था नेशनलिज्म में। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कितेगेवा उतामारो, सेकंड ऑप्शन रिचर्ड एम हो, थर्ड ऑप्शन वॉल्टेयर एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रेडरिक सोरियो। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा डी, फ्रेडरिक सोरियो। वो फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज बनाई थी और जिसमें वर्ल्ड को विजुलाइज किया गया था एक डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पर, नेशन स्टेट के तौर पर, जिसमें अलग अलग जो कंट्रीज़ के लोग जो दिखाए गए थे, वो जो अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़ के जो डिफरेंट टाइप के नेशनल फ्लैग्स थे, डिफरेंट जो कॉस्ट्यूम्स थी, उनके साथ दिखाया गया था। यानी कि एक कल्पना की गई थी, विजुलाइज किया गया था कि ऐसा कुछ इन फ्यूचर होगा, और ऐसा ही कुछ हुआ था। नाउ लेट्स मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया गया, हाउ मेनी कलर्स डिड द फ्रेंच फ्लैग हैव। फ्रेंच फ्लैग में जो न्यूली फ्रेंच फ्लैग था आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद के फ्रेंच फ्लैग की बात की जा रही है, तो उसमें कितने कलर्स थे। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 2 कलर्स, सेकंड ट्राई कलर, थर्ड जो 7 कलर और फोर्थ ऑप्शन है सिंगल कलर। तो इसमें एक राइट आंसर रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड बी, ट्राई कलर, यानी कि उसमें 3 कलर थे। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन दिया गया, बाय वोम वॉज द एस्टेट जनरल इलेक्टेड। एस्टेट जनरल पार्लियामेंट की तरह थी, जैसे हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट है, तो इन सेम वे में एक एस्टेट जनरल थी। कब थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले। ओके, तो एस्टेट जनरल थी, उसके मेंबर्स जो थे, रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो इनको इलेक्ट किया जाता था। तो उनको इलेक्ट कौन करते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट ऑप्शन है मैन एंड द वीमेन, सेकेंड ऑप्शन है एक्टिव सिटीजन, थर्ड ऑप्शन दिया गया वीमेन ओनली एंड फोर्थ ऑप्शन दिया गया सीनियर सिटीजन्स उनको इलेक्ट करते थे। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स है वो इलेक्ट करते थे एस्टेट जनरल्स के मेंबर्स को। ओके, तो एक्टिव सिटीजन्स कौन होते थे, एक्टिव सिटीजन्स वो सिटीजन्स थे जिनको राइट टू वोट मिला हुआ था, जिनको वोटिंग राइट मिला हुआ था। वोटिंग राइट किन को मिला था, सबको नहीं मिला होता, ओनली मेल को था। ओके, और कौन से मेल को, जिनकी एज मिनिमम एज 25 या उससे ज़्यादा थी, 25 और अबव थी। ओके, साथ ही साथ एक और कंडीशन थी कि ये वो वेल्दी पर्सन थे जो एक जो वर्कर था उसकी 3 डेज के वेज के इक्वल टैक्स पे करते थे। ओके, जो 3 डेज की वेज थी एक वर्कर की, उसके इक्विवेलेंट अगर कोई टैक्स पे करता था, उन मेल्स को जिनकी एज 25 ईयर्स से अबव थी, उनको वोटिंग राइट मिला था, उनको बोला जाता था एक्टिव मेंबर्स। बाकी थे
passive members including the other males, females and the children. Now let's move to the sixth question. जो sixth question हमारा यहाँ पे दिया गया, what was the new name of the Estate General? आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एस्टेट जनरल है उसका नाम चेंज कर दिया जाता है, एस्टेट जनरल वॉज रीनेम्ड, तो उसका न्यू नेम क्या था? इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया फेडरल असेंबली, सेकंड है स्टेट्स असेंबली, थर्ड ऑप्शन है नेशनल असेंबली, फोर्थ ऑप्शन है पीपल्स असेंबली। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, नेशनल असेंबली न्यू नेम था एस्टेट जनरल का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ हमारा रहेगा। सेवंथ क्वेश्चन है हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। इस चैप्टर में हम तीन इंपॉर्टेंट कंट्रीज के यूनिफिकेशन को डिटेल में हमने डिस्कस किया, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली और यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। यहाँ पे पूछा जा रहा है हु प्लेड द लीडिंग रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी, यानी कि जर्मन यूनिफिकेशन के आर्किटेक्ट कौन थे। फोर ऑप्शन है, फर्स्ट जर्मन एम्परर फॉर्मली किंग्स ऑफ पर्शिया, पर्शिया के किंग थे पहले, बाद में वो जर्मन के एम्परर बनते, केसर विलियम फर्स्ट। सेकंड ऑप्शन दिया गया ओटो वॉन बिस्मार्क, पर्शियन चीफ मिनिस्टर थे। एंड सेकंड जोहान गॉटफ्रीड हर्डर, जो जर्मन फिलोसफर थे। एंड डी फोर्थ ऑप्शन है ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा बी, ओटो वॉन बिस्मार्क, जो कि पर्शिया के चीफ मिनिस्टर थे, हु वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ द जर्मन यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट की रोल प्ले किया था। इसके लिए उन्होंने आयरन ब्लड की पॉलिसी को अडॉप्ट किया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन रहेगा हमारा इस चैप्टर का। व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, व्हाट टाइप ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो सेटअप आफ्टर द रेवोल्यूशन, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद की बात की जा रही है कि किस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो सेटअप किया गया था फ्रांस में। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को सेटअप किया गया था, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड ऑप्शन है सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में था। सी थर्ड ऑप्शन दिया गया रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, यानी कि लोकल गवर्नमेंट्स थी उनको पावर दी गई। एंड डी डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि उसी टाइप का है फेडरल की तरह, इट मीन्स दैट पावर्स हैं वो सेंट्रलाइज नहीं थी, किसी एक पर्सन के पास नहीं थी बल्कि काफ़ी सारे लोगों के पास थी। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था। ओके, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट थी एंड फॉर द वन नेशन वन रूल उसको अडॉप्ट किया गया था, यानी कि पूरे देश में एक जैसे कानून थे वो लागू किए गए थे। तो बी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन दिया गया रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। रीजनल डायलेक्ट्स मतलब जो रीजनल वहाँ पर बोलियाँ बोली जाती थी, फ्रांस की बात हो रही है यहाँ पर, उनको डिस्करेज किया गया था। एंड डेश बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन, फ्रांस की कॉमन लैंग्वेज बन गई थी। ओके, तो इसमें ऑप्शन है कौन सी लैंग्वेज थी, फर्स्ट इंग्लिश, सेकंड पोलिश लैंग्वेज, थर्ड सी फ्रेंच लैंग्वेज एंड डी इटालियन लैंग्वेज। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा फ्रेंच लैंग्वेज दैट बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द फ्रांस एंड लेटर दैट वाज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दी जाती है। नाउ लेट्स मूव टू द 10th क्वेश्चन, जो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट में रहेगा, दैट इज अ लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ। पहले तो हमें बाल्कन रीजन को समझना है। बाल्कन रीजन इज द साउथ ईस्ट यूरोपियन एरिया आ जाता है, इट इज़ ऑलमोस्ट ईस्ट टू द इटली, इटली के ईस्ट में एरिया आ जाता है। तो ये जो एरिया था बाल्कन एरियाज था, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, एक सीरीज़ ऑफ वॉर्स होती है, काफ़ी बैटल्स होती है। उसी के बाद उसी एरियाज़ के कारण जो वो सीरीज़ ऑफ वॉर्स होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। और ये बाल्कन रीजन किसके अंडर में था, हमें यहाँ पर ये बताना है कि ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन रीजन वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ, फर्स्ट वन रशियन एम्पायर के अंडर में था, सेकंड वन इज़ द ऑटोमन एम्पायर, थर्ड वन इज़ द जर्मन एम्पायर एंड फोर्थ वन इज़ द हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, तो 4 ऑप्शन दिए गए, हमारा राइट आंसर रहेगा सेकंड ऑप्शन, ऑटोमन एम्पायर के अंडर में थे। ऑटोमन एम्पायर वॉज ए टर्किश एम्पायर, यानी कि तुर्की के वहाँ पर रूलर थे, उनके अंडर में ये बाल्कन रीजन आता था। नाउ लेट्स मूव टू द 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन दिया गया हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म द सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली। हमें 4 ऑप्शन दिए गए और उनमें से हमें बताना है कि किसने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बनाई थी। ओके, उसका गठन किया था। फर्स्ट ऑप्शन है ओटो वॉन बिस्मार्क, सेकंड इज मेजनी, थर्ड वन इज द मैटरनिक एंड फोर्थ वन इज द जोहान गॉटफ्रीड हर्डर। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा मेजनी। मेजनी वो जो इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था इटालियन यूनिफिकेशन के लिए, हालांकि दैट वाज ए अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, लेकिन शुरुआत की थी उन्होंने। एंड फॉर दैट पर्पज उन्होंने 2 सीक्रेट सोसाइटी सेटअप की थी, फर्स्ट वन यंग यूरोप एंड सेकंड वन वाज द यंग इटली, जिसकी बात यहाँ की जा रही है। नाउ लेट्स मूव टू द 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द जैकोबिन क्लब्स। जैकोबिन क्लब्स थे
जो सेटअप किए गए थे फ्रांस में एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, उनके पर्पज़ क्या थे ये हमें बताना है। फर्स्ट वन इज़ दैट टू डिमोरलाइज द पीपल, लोगों को डिमोरलाइज करना, भैया कुछ नहीं हो सकता, तो ऐसा पर्पज़ तो नहीं हो सकता। सेकंड, टू स्पीक अगेंस्ट द फ्रांस, दैट वाज नॉट द पर्पज़ ऑफ द जैकोबिन क्लब। थर्ड दिया गया टू होल्ड एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, यहाँ पे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ या कैंपेन्स की बात की जा रही है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया टू सोशलाइज अमंग द डिफरेंट रेसेस, यानी कि जो डिफरेंट रेसेस है उनको सोशलाइज करना। ओके, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, टू होल्ड पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ एंड कैंपेन्स, यानी कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करना, कैंपेन्स को ऑर्गेनाइज करना, लोगों की इक्वल राइट्स की डिमांड करना, लोगों को मोबिलाइज करना, तो ये मेन पर्पज़ या ऑब्जेक्टिव था जैकोबिन क्लब्स का। तो यहाँ पे सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन दिया गया, विच सेंटेंस बेस्ट एक्सप्लेन्स द यूटोपियन सोसाइटी, कौन सा सेंटेंस है जो यूटोपियन सोसाइटी को बेस्ट एक्सप्लेन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो चुका है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट अ सोसाइटी वेयर एवरीवन इज इक्वल इज नोन एज द यूटोपियन सोसाइटी, कि जहाँ पे सब बराबर हो तो उसको यूटोपियन सोसाइटी कहा जाता है। ओके, यूटोपियन जो वर्ड है वो यूटोपिया से निकला है। ओके, उसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया गया ए सोसाइटी विद ए कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक ऐसी सोसाइटी जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हो। ओके, कॉम्प्रीहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन हो तो उसको यूटोपियन सोसाइटी कहेंगे। थर्ड ऑप्शन दिया गया एन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, एक ऐसी आइडियल सोसाइटी जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो, उसको हम यूटोपियन सोसाइटी कहेंगे। डी दिया गया ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी को हम यूटोपियन सोसाइटी कहेंगे। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा सी, अन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, कि ऐसी सोसाइटी जो इतनी ज़्यादा आइडियल है कि प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं ना हो। जैसे कि अगर हम बात करें इकोनॉमिक इक्वालिटी की, कि सारे एक बराबर होंगे, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, यूटोपियन आइडिया कहेंगे। ओके, तो यूटोपियन सोसाइटी मीन्स सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, अन आइडियलिस्ट सोसाइटी विच कैन नेवर बी अचीव्ड, जिसको कभी अचीव नहीं किया जा सकता। नाउ लेट्स मूव टू द 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन दिया गया, हु अमंग द फॉलोइंग फॉर्म्ड ए सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग यूरोप, इनमें से किसने यंग यूरोप सीक्रेट सोसाइटी उसको सेटअप किया था, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ऑटो वन बिस्मार्क, सेकंड मेजनी, थर्ड मैटनिक एंड फोर्थ वन इज द जोआन गॉटफ्रीड हर्डर। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा मेजनी, हु फॉर्म्ड द टू सीक्रेट सोसाइटीज, यंग यूरोप एंड सेकंड वन यंग इटली। नाउ लेट्स मूव टू द 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं हम, और 15th क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट आइडिया डिड द फ्रेंच आर्मीज कैरी अब्रोड थ्रू द रेवोल्यूशनरी वॉर्स। जो रेवोल्यूशनरी वॉर्स होती है, सीरीज ऑफ वॉर्स होते हैं काफ़ी सारे, तो उसमें फ्रेंच आर्मीज कौन से आइडियाज़ को अब्रोड कैरी फॉरवर्ड करती है। ओके, फर्स्ट है डेस्पोटिज्म, सेकंड वन इज द नेशनलिज्म, थर्ड वन इज द वॉर स्ट्रेटजीज एंड फोर्थ ऑप्शन इज वायलेंस एंड ब्लडशेड। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेशनलिज्म का जो आइडिया है, जिसकी शुरुआत हुई थी फ्रांस से, उसी आइडियाज़ को पूरे यूरोप में फैला देती है फ्रेंच आर्मीज। नाउ लेट्स मूव टू द 16th क्वेश्चन। 16th हमारा क्वेश्चन दिया गया, नेशनलिज्म ब्रोट अबाउट इन यूरोप द एमरजेंस ऑफ। नेशनलिज्म के साथ एक और चीज़ जुड़ी थी। ओके, नेशनलिज्म के साथ एक और चीज़ जुड़ी हुई थी जिसकी शुरुआत होती है यूरोप में। ओके, नेशनलिज्म मीन्स एक और चीज़ भी थी, वो हमसे पूछा गया कि नेशनलिज्म ने किस और चीज़ की शुरुआत की थी यूरोप में, तो वो हमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वन इज़ द नेशन स्टेट, सेकंड वन इज़ द मॉडर्न स्टेट, थर्ड वन इज़ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक स्टेट्स, यानी कि इस टाइप के डायनेस्टीज स्टेट बने थे जो काफ़ी सारे देशों के ऊपर कब्जा था। ओके, जैसे ऑटोमन एम्पायर था, ऐसे बने। फोर्थ ऑप्शन है अलायंस फॉर्म्ड अमंग मेनी यूरोपियन स्टेट्स, है वो अलायंस बना लेते हैं, इसकी शुरुआत हुई थी नेशनलिज्म के साथ। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा नेशन स्टेट, यानी नेशनलिज्म के कारण लोग आपस में जुड़े, एक जैसी कल्चर के बेस पे, सेम हिस्ट्री के बेस पे, सेम ट्रेडिशन के बेस पे, सेम लैंग्वेज के बेस पे, सेम जियोग्राफिकल एरियाज़ के बेस पे, उन्हें लगा कि यस वी आर वन, वी आर हैविंग द फीलिंग ऑफ द वननेस और ब्रदरहुड की हमें फीलिंग है, हमारी शेयर कल्चर रही है। तो उसके बाद वो जुड़े, उसके बाद नेशन स्टेट्स की शुरुआत हुई, लाइक दैट ऑफ जर्मनी, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, लाइक दैट। ओके, यूरोप की अगर हम बात करें तो पहले ऐसा कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। नेशनलिज्म के साथ ही इस टाइप के नेशन स्टेट्स हैं वो एमर्ज करते हैं। ओके, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, नेशन स्टेट है, इनकी शुरुआत होती है नेशनलिज्म के साथ। नाउ लेट्स मूव टू द 17th क्वेश्चन। 17th जो क्वेश्चन दिया गया, व्हाट टाइप ऑफ रूल वाज कैरिड आउट इन फ्रांस ड्यूरिंग द नेपोलियंस टाइम। नेपोलियन के टाइम में किस टाइप का रूल था फ्रांस में। ओके, फर्स्ट है फेडरल रूल, मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, बिल्कुल नहीं था। सेकंड वन इज द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी वाज देयर बट बिफोर द नेपोलियन एरा। नेपोलियनिक एरा है उससे पहले डेमोक्रेसी थी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसके बाद
डेमोक्रेटिक कंट्री बन जाता है फ्रांस। थर्ड है मोनार्की एंड फोर्थ वन इज द रिपब्लिक। रिपब्लिक कौन सी कंट्रीज होती है जिनके हेड इलेक्टेड होते हैं। ओके, सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द नेपोलियन तो बिल्कुल भी इलेक्टेड नहीं थे। सो इसमें हमारा ऑप्शन रह जाता है सी, दैट इज द करेक्ट आंसर, मोनार्की, राजतंत्र। ओके, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, ये दोबारा से शुरुआत हो जाती है फ्रांस में ड्यूरिंग द रेन ऑफ द नेपोलियन। नाउ लेट्स मूव टू द 18th क्वेश्चन। 18th क्वेश्चन दिया गया, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड देश इन फ्रांस। नेपोलियन ने फ्रांस में नो डाउट डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसको डिस्ट्रॉय किया था? मोनार्की को, नो। सेकंड वन इज द डेमोक्रेसी, थर्ड इज द फेडरल रूल को, और फोर्थ वन इज द सॉवरेनिटी को। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रहेगा डेमोक्रेसी को, बिकॉज बिफोर द नेपोलियनिक एरा फ्रांस वॉज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पर, लोग इलेक्ट करते थे, लेकिन उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था नेपोलियन ने। नाउ लेट्स मूव टू द 19th क्वेश्चन। 19th हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट डिड नेपोलियन डू टू मेक द सिस्टम एफिशिएंट एंड रेशनल इन फ्रांस। फ्रांस में जो सिस्टम था, नॉट ओनली इन द फ्रांस बट ऑल ओवर द यूरोप, काफ़ी बड़े एरिया के ऊपर इनका कब्जा था, तो वहाँ पर सिस्टम को ज़्यादा एफिशिएंट और रेशनल बनाने के लिए, ज़्यादा तार्किक बनाने के लिए, ज़्यादा प्रभावशाली, इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने क्या किया था। इसमें फर्स्ट हमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें तो उन्होंने कई प्रकार के रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आए, रेवोल्यूशनरी रिफॉर्म्स किए। ओके, सेकंड ऑप्शन है ब्रोट अबाउट डिफरेंट लैंड रिफॉर्म्स, कई सारे लैंड रिफॉर्म्स उन्होंने किए। थर्ड है वर्कड ऑन मिलिट्री के ऊपर काम किया, उन्होंने फोकस किया मिलिट्री के ऊपर, उसमें रिफॉर्म्स किए। डी ऑप्शन दिया गया, वर्कड ऑन द फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर भी उन्होंने वर्क किया था। ओके, उसको भी इंप्रूव किया। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ए, इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। तो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उन्होंने ये जो 3 पॉइंट्स दिए गए ये भी करेक्ट है, लेकिन ये सभी इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। ओके, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 20th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 ऑल्सो नोन एज। सिविल कोड ऑफ 1804 है, उसको और क्या कहा जाता है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन दिया गया द एडमिनिस्ट्रेटिव कोड, सेकंड द कोड ऑफ जस्टिस, थर्ड नेपोलियनिक कोड एंड फोर्थ वन इज द नेशनल कोड। ओके, तो ये सिविल कोड क्या है, जो रिफॉर्म्स किए गए थे नेपोलियन ने 1804 में, काफ़ी सारे चेंजेस किए थे, तो उनको सिविल कोड कहा जाता है, सिविल कोड ऑफ 1804, क्योंकि 1804 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ओके, तो इसको क्योंकि नेपोलियन ने किया था तो ये इसलिए नेपोलियनिक कोड भी इनको कहा जाता है। सो सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। सो सिविल कोड ऑफ 1804 इज ऑल्सो नोन एज द नेपोलियनिक कोड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21st हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट डिड द सिविल कोड ऑफ 1804 ब्रिंग अबाउट। 1804 का जो सिविल कोड था उसमें था क्या ऐसा। ओके, हमें ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है वो यहाँ से चूज करना है। फर्स्ट राइट बाय बर्थ तो नहीं दिया गया था, बिल्कुल भी नहीं दिया गया था। सेकंड जो ऑप्शन दिया गया, अबोलिश्ड ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ पर बेस्ड जितने प्रिविलेजेस थे उनको अबोलिश कर दिया गया। एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर द लॉ के सामने सभी एक बराबर थे, वेदर इट इज़ द किंग और द रूलर और द एलाइट ग्रुप, सभी इक्वल थे। एंड सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सब लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिला, ये सेकंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है नो राइट टू प्रॉपर्टी, किसी को राइट टू प्रॉपर्टी नहीं दिया गया। एंड नो राइट टू इक्वालिटी है वो भी अबोलिश कर दिया गया। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बी। जो 1804 का सिविल कोड था उसने सभी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे वो अबोलिश कर दिए, यानी छीन लिए, कि जो भी ऊपर तक जाएगा वो एलिजिबिलिटी के बेस पर जाएगा, न कि बाय बर्थ जाएगा। ओके, सेकंड ही एस्टेब्लिश्ड द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड थर्ड ही सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी, सभी लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी दे दिया गया। इससे पहले क्या होता था, किसी की भी प्रॉपर्टी कभी भी जब भी रूलर चाहता छीन सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं था। ओके, तो ये था हमारा 21st क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन रहेगा, नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर ऑफ। नेपोलियनिक कोड है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 1809, सेकंड ऑप्शन 1807, थर्ड ऑप्शन 1805, फोर्थ ऑप्शन 1804। ओके, तो 4 ऑप्शन हमें दिए गए, हमें बताना है नेपोलियन कोड कब इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा हमारा डी, 1804 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23rd, हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी आर्मी रेड शर्ट। हिंदी में लाल कुर्ती कहा जाता है इनको। तो ये जो रेड शर्ट है इस आर्मी को किसने एस्टेब्लिश किया था। ओके, हु फाउंडेड द रेवोल्यूशनरी आर्मी रेड शर्ट। 4 ऑप्शन है, फर्स्ट वन विल्सन,
सेकंड वन जार अलेक्जेंडर सेकंड, थर्ड ऑप्शन गैरीबाल्डी, फोर्थ ऑप्शन मैटरनिक। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा गैरीबाल्डी। कौन थे गैरीबाल्डी? एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। नाउ लेट्स मूव टू द 24th क्वेश्चन। 24th क्वेश्चन दिया गया, नेम द स्टेट विच लेड द प्रोसेस ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन। एक स्टेट का नेम बताना है जिसने इटालियन यूनिफिकेशन की प्रोसेस को लीड किया था, ओके, आगे तक, मंजिल तक, टारगेट तक पहुंचाया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, रोम, सेकेंड वन इज द पर्शिया, थर्ड वन इज द सार्डिनिया पिडमॉन्ट एंड फोर्थ वन इज द वियना। तो इसमें रोम कैपिटल बनती है, पर्शिया वॉज द पार्ट ऑफ द जर्मनी, जर्मनी का पार्ट था। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा सी रहेगा, सार्डिनिया पिडमॉन्ट वॉज द स्टेट दैट लेड द प्रोसेस ऑफ द इटालियन यूनिफिकेशन। ओके, ये सबसे पावरफुल था, 60 टुकड़ों में बंटी हुई थी इटली, तो उसमें सबसे पावरफुल सार्डिनिया पिडमॉन्ट था। नाउ लेट्स मूव टू द 25th क्वेश्चन, जोल्वरिन वॉज। हम 9th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। जोल्वरिन क्या था? व्हाट वाज द जोल्वरिन? फर्स्ट ऑप्शन डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूशन था ये, सेकेंड वन कस्टम यूनियन थी, थर्ड वन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन थी, फोर्थ वन इट वॉज ए ट्रेड यूनियन। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा बी, इट वॉज ए कस्टम यूनियन। जोल्वरिन वॉज ए कस्टम यूनियन ऑफ जर्मनी। नाउ लेट्स मूव टू द 26th क्वेश्चन, हु वॉज द किंग ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। दोबारा से हम फ्रेंच रेवोल्यूशन पे आ गए हैं। हु वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में फ्रांस के किंग कौन थे, ये हमें बताना है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया मैरी एंटोइनेट, सेकेंड ऑप्शन लुई 16, थर्ड ऑप्शन जार निकोलस, फोर्थ ऑप्शन एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड सेकंड ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे, जार निकोलस रशिया से बिलोंग करते थे, एंड मैरी वॉज द फ्रेंच क्वीन थी। तो इसमें रह गया हमारा ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हमारा रहेगा सेकंड, लुई 16 वॉज द किंग ऑफ द फ्रांस एट द टाइम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ लेट्स मूव टू द 27th क्वेश्चन, व्हाट डज ए ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग ए पेयर ऑफ विंग स्केल सिंबलाइज। आपने देखा होगा कि ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन, आंखों पे पट्टियां बंधी होती है और एक विंग स्केल है वो अपने हाथ में पकड़े हुए, तो किसका सिंबलाइज होता है, किसका सिंबल होता है, किसका प्रतीक होता है, ये हमें बताना है। फर्स्ट है पीस का, सेकंड इक्वालिटी, थर्ड जस्टिस, फोर्थ लिबर्टी। करेक्ट आंसर रहेगा सी, जस्टिस का प्रतीक होता है वो, कि यहाँ पर किसी को भी देख करके भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नाउ लेट्स मूव टू द 28th क्वेश्चन। 28th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, हु फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन फॉर नेशनल यूनिफिकेशन। नेशनल यूनिफिकेशन के लिए किसने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉलो किया था, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट गैरीबाल्डी, सेकंड ऑटो वॉन बिस्मार्क, थर्ड मेजनी, फोर्थ मैटरनिक। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा रहेगा ऑटो वॉन बिस्मार्क। उन्होंने फॉलो किया था ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। नाउ लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन। 29th हमारा क्वेश्चन रहेगा, बाय विच ट्रीटी द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कंप्लीटेड। कौन सी ट्रीटी के बाद जर्मनी का यूनिफिकेशन कंप्लीट होता है? सो इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया बाय द ट्रीटी ऑफ डेनमार्क, सेकेंड ऑप्शन ट्रीटी ऑफ गैस्टीन, थर्ड ऑप्शन बाय द ट्रीटी ऑफ वियना एंड फोर्थ ऑप्शन बाय द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा बाय द ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट इन 1871। 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द व्हाट इज सफरेज। ये सफरेज क्या होता है ये हमें बताना है। सो फर्स्ट ऑप्शन राइट टू प्रॉपर्टी होता है ये, सेकंड राइट टू जस्टिस होता है, थर्ड राइट टू वोट होता है, फोर्थ राइट टू कंप्लेन होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या रहेगा? सी, राइट टू वोट इज सफरेज, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31st क्वेश्चन है, इन रेवोल्यूशनरी फ्रांस द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली टू। हमें बताना है कि फ्रांस में, रेवोल्यूशनरी फ्रांस में राइट टू वोट और राइट टू गेट इलेक्टेड था, वो किसको दिया गया था? वॉज ग्रांटेड स्पेशली टू विच ग्रुप? तो इसमें फर्स्ट है प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया था, जिनके पास प्रॉपर्टी थी, यानी कि धनी लोगों को। सेकंड है ऑल को, सबको मिला था राइट टू वोट। थर्ड है मैन एंड द वीमेन को मिला था, चिल्ड्रन को छोड़ करके। फोर्थ है अपर क्लास को मिला था। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा इफ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। प्रॉपर्टी ओनिंग मैन मीन्स जो 3 days की पे के इक्वल, 3 days की जो वेजेस थे एक वर्कर की, उसके इक्वल टैक्स पे करते थे, उनको राइट टू वोट दिया गया था। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द 32nd क्वेश्चन। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू द न्यूरेमबर्ग। यहाँ पे जर्मनी की बात की जा रही है। अ मर्चेंट ट्रेवलिंग इन 1833 फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरेमबर्ग टू सेल हिज गुड्स वुड हैव हैड टू पास थ्रू हाउ मेनी बैरियर्स।
ओके, हमें बताना है कि जर्मनी में एक ट्रेवलर है, ओके, एक मर्चेंट है, वो ट्रेवल करता है कहाँ, हैम्बर्ग से लेकर के न्यूरम्बर्ग के बीच में। तो उसको कितने कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करना होता था। ओके, तो ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट 11 कस्टम बैरियर्स, सेकंड नो कस्टम बैरियर्स, थर्ड 6 कस्टम बैरियर्स, फोर्थ 3 कस्टम बैरियर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट 11 कस्टम बैरियर्स, क्योंकि जोल्वरिन से पहले बहुत सारे कस्टम बैरियर्स थे और हर एक कस्टम बैरियर्स के ऊपर उसे 5% टैक्स देना होता था। इट मीन्स दैट 55% टैक्स उसे पे करना होता था यहाँ पर। इट मीन्स दैट ट्रेड उस वक्त इतना ईजी नहीं था ड्यू टू द दैट अनयूनिफॉर्मिटी ऑफ द कस्टम बैरियर्स। जो अनयूनिफॉर्मिटी थी उसके कारण काफ़ी सारे इश्यूज थे ट्रेड्स में। नाउ लेट्स मूव टू द 33rd क्वेश्चन। यहाँ पे जोल्वरिन की बात करें, वही जोल्वरिन जिसने ये कस्टम बैरियर्स को हटा दिया था काफ़ी हद तक। ओके, तो यहाँ ये क्वेश्चन दिया गया 33rd हमारा, व्हेन वाज द कस्टम यूनियन और द जोल्वरिन फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ द पर्शिया। पर्शिया के इनिशिएटिव पे जोल्वरिन को कब फॉर्म किया गया था, कब इसका गठन किया गया था, ज्वाइंड बाय द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स, लगभग 39 जर्मन स्टेट्स है वो इसको ज्वाइन भी करते हैं। ओके, तो कब ये सेटअप किया गया था, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1836, सेकंड 1834, थर्ड 1837 एंड फोर्थ वन इज़ द 1835। तो करेक्ट आंसर रहेगा 1834 में इसको सेटअप किया गया था, जिसने जो वहाँ के कस्टम बैरियर्स के इश्यूज थे उसको काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया था। एंड इट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ द जर्मनी। जर्मनी को इकोनॉमिकली वे से एक तरीके से यूनाइट कर दिया था, जोड़ दिया था आपस में। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द 34th क्वेश्चन। व्हाट डिड द कस्टम यूनियन और द जोल्वरिन डू। कस्टम यूनियन या फिर जोल्वरिन है, उसने किया क्या था एग्जैक्टली। ओके, फर्स्ट है अबोलिश द टैक्स, टैक्स को ही ख़त्म कर दिया कि जाओ मौज करो। सेकेंड है अबोलिश द टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2, यानी कि जो टैरिफ बैरियर है वो ख़त्म कर दिए गए और जो करेंसीज थी वो 30 से रिड्यूस करके 2 कर दी। सी अबोलिश टैरिफ चार्जेस एंड रिड्यूस द करेंसीज टू 5, करेंसीज वो 5 पे ले आए थे जो काफ़ी सारी थी, 30 थी उसको 5 कर दिया। डी ऑप्शन दिया गया ओनली अबोलिश टैरिफ बैरियर्स को ही कम किया था। ओके, उसको ख़त्म किया था। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सेकंड, अबोलिश द टैरिफ बैरियर्स जितने भी थे उसको ख़त्म कर दिया गया। ओके, वन नेशन वन टैरिफ बैरियर है उस पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था और जो करेंसीज थी 30 उसको रिड्यूस कर दिया गया था 2 तक। सो ये एक इम्पोर्टेंट कस्टम यूनियन थी जोल्वरिन और इसका एक इम्पोर्टेंट रोल था जर्मनी यूनिफिकेशन में। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द 35th। व्हेन वॉज नेपोलियन डिफीटेड, नेपोलियन की हार कब होती है। सो फर्स्ट ऑप्शन है 1815, सेकंड 1820, थर्ड 1817 एंड फोर्थ वन 1821। करेक्ट आंसर इज द 1815 में नेपोलियन की हार होती है। इन द लास्ट जो उनकी बैटल होती है दैट वाज द वाटरलू, इन द बैटल ऑफ वाटरलू ही वाज डिफीटेड इन 1815। ओके, तो ये हमारा हो गया 35th क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द 36th क्वेश्चन। व्हाट वाज द कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिव जो थे जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे उसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। तो कंजर्वेटिव कौन थे, कंजर्वेटिव वो थे जो लकीर के फ़कीर थे, दोज हु डिडेंट वांट टू चेंज, जो बदलना नहीं चाहते थे। ओके, और उन्हीं से निकलती ये कंजर्वेटिज्म जो आइडियोलॉजी थी। तो ये क्या थी हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रिक्ट रूल्स ऑन द सोसाइटी, वो चाहते थे कि सोसाइटी पे स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए। सेकंड, दे वर इन द फेवर ऑफ सोशल नॉर्म्स बिकम कंजर्वेटिव, कि सोशल नॉर्म्स है वो कंजर्वेटिव होने चाहिए, इट मीन्स दैट वो कोई चेंज नहीं चाहते थे। थर्ड, मोनार्की, द चर्च, सोशल रिचुअल्स, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड, वो चाहते थे कि जो मोनार्की सिस्टम है, चर्च, सोशल रिचुअल्स है, राइट टू प्रॉपर्टी है, जो फैमिलीज़ के जो भी रिचुअल्स हैं वो सब एज इट इज़ रहने चाहिए। दे डिडेंट वांट एनी चेंज, वो चेंज नहीं चाहते थे, यानी कि वो चर्च को भी चाहते थे, मोनार्की भी चाहते थे। इट मीन्स क्या हुआ, दे डिडेंट वांट डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी नहीं चाहते थे। डी ऑप्शन दिया गया डिफरेंट नॉर्म्स फॉर डिफरेंट क्लासेस, वो चाहते थे कि अलग अलग नॉर्म्स हों अलग अलग क्लासेस के लिए। तो करेक्ट आंसर रहेगा कंजर्वेटिव्स वर दोज पीपल who didn't want any change and those who were in the favor of monarchy, church, social rituals, right to property etc. के वो फेवर में थे, उनको कंजर्वेटिव्स कहा गया था। ओके, जो बदलना नहीं चाहते थे। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 37th हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स में MCQs में। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेना, ट्रीटी ऑफ वेना की बात की जा रही है। व्हेन डिड द ट्रीटी ऑफ वेना टेक प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेंट्स। तो ट्रीटी ऑफ वेना
क्यों होती है? आफ्टर द डिफीट ऑफ द नेपोलियन की हार के बाद होती है। ओके, और जो यूरोप था उसके ज़्यादातर इलाके पर फ्रांस का कब्जा था, तो उस बंदरबांट के लिए ये ट्रीटी ऑफ वीना होती है। तो हमें बताना है कब हुई थी और कौन पार्टिसिपेंट्स थे। फर्स्ट ऑप्शन है 1816, ब्रिटेन, रशिया एंड पर्शिया वर द पार्टिसिपेंट्स। 1815, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया वर द पार्टिसिपेंट्स। सी 1820, ब्रिटेन एंड रशिया पार्टिसिपेंट्स थे। डी 1870 में होती है, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया पार्टिसिपेंट्स थे। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा 1815 में ट्रीटी ऑफ वीना होती है और उसमें ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया और ऑस्ट्रिया पार्टिसिपेट्स थे, क्योंकि इन्होंने मिलकर के नेपोलियन को हराया था, क्योंकि नेपोलियन को हराना किसी एक के बस की बात उस टाइम नहीं थी। नाउ लेट्स मूव टू द 38th क्वेश्चन। 38th हमारा क्वेश्चन दिया गया, हु वाज जेसीपी मेजनी। हमें बताना मेजनी कौन थे एंड व्हाट डिड ही डू। मेजनी ने क्या किया था। ओके, सो जोसेफी मेजनी कौन थे ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया, फ्रेंच रेवोल्यूशनरी थे, फॉर्म्ड ग्रुप्स, जिसने कुछ ग्रुप्स वहाँ पे बनाए थे, लाइक दैट ऑफ फॉर्म्ड क्लब बनाए थे वहाँ पे। सेकंड ऑप्शन है, ब्रिटिश स्टेट्समैन थे, गिव ए स्पीच, एक फेमस स्पीच दी थी उन्होंने। सी ऑप्शन दिया गया, रशियन पॉलिटिशियन थे एंड रोट ए बुक, एक फेमस बुक लिखी थी उन्होंने। डी ऑप्शन दिया गया, इटालियन रेवोल्यूशनरी थे, फाउंडेड 2 अंडरग्राउंड सोसाइटीज, यंग इटली इन मार्शलेस एंड यंग यूरोप इन बर्न एंड अपोज्ड मोनार्की की अगेंस्ट थे। तो इसमें डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ही वॉज ए इटालियन रेवोल्यूशनरी थे एंड ही फॉर्म 2 सीक्रेट सोसाइटीज, 2 सीक्रेट सोसाइटीज थे, उनको सेटअप किया था, यंग यूरोप एंड यंग इटली। नाउ लेट्स मूव टू द 39th क्वेश्चन। 39th क्वेश्चन दिया गया, हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया, फर्स्ट नेपोलियन, सेकंड मेजनी, थर्ड मैटरनिक, फोर्थ लुई फिलिप। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा मैटरनिक। मैटरनिक वाज द ऑस्ट्रियन चांसलर एट दैट टाइम एंड आफ्टर द नेपोलियन ही वाज द मोस्ट पावरफुल लीडर। यानी नेपोलियन के बाद की एरा की बात करें तो यूरोप के मोस्ट पावरफुल लीडर थे वो। कौन थे? ड्यूक मैटरनिक, जो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। तो उन्होंने कहा था कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। ऐसा इसलिए कहा था कि फ्रांस में कुछ भी होता है, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई, नेपोलियन आए, कुछ भी हुआ, पूरे यूरोप के लिए समस्या खड़ी हो जाती थी। नाउ लेट्स मूव टू द 40th क्वेश्चन। जो हमारा 40th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40। यहाँ पे दिया गया, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज ग्रीस रिकोगनाइज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। कि कौन सी ट्रीटी के अंडर में ग्रीस को एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया गया था। ओके, फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ट्रीटी ऑफ वीना, सेकंड ऑप्शन ट्रीटी ऑफ वर्साइल, थर्ड ऑप्शन ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेन, फोर्थ ऑप्शन है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ओके, 1832 की ये ट्रीटी थी। तो ये हमें 4 ऑप्शन दिया गया। करेक्ट आंसर है डी, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये कॉन्स्टेंटिनोपल हिंदी में बोलते हैं कुस्तुनतुनिया। ये है क्या? एग्जैक्टली एक सिटी है जिसको आजकल हम इस्तांबुल के नाम से जानते हैं। ओके, पहले इसका जो ओल्ड एंशिएंट नेम था वो था कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में होती है, उसके अंडर जो ग्रीस है उसको एज ए इंडिपेंडेंट नेशन रिकॉग्नाइज किया जाता है। नाउ लेट्स मूव टू द 41st क्वेश्चन। 41st जो क्वेश्चन दिया गया, बिफोर यूनिफिकेशन इन हाउ मेनी पार्ट्स इटली वॉज डिवाइडेड। ओके, बिफोर यूनिफिकेशन इन हाउ मेनी पार्ट्स इटली वॉज डिवाइडेड, कितने पार्ट्स में, कितने टुकड़ों में बंटा हुआ था इटली। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है 2, सेकंड ऑप्शन है 19, थर्ड ऑप्शन है 7, फोर्थ ऑप्शन है 9। करेक्ट आंसर रहेगा 7। इटली वॉज डिवाइडेड इनटू द 7 पार्ट्स और उन 7 पार्ट्स में सबसे पावरफुल जो था वो था सार्डिनिया पिडमांट, जो इस पूरी कंप्लीट यूनिफिकेशन की प्रोसेस को लीड करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 42nd क्वेश्चन। हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली के यूनिफिकेशन के चीफ आर्किटेक्ट कौन होते हैं? जैसे जर्मनी के जो यूनिफिकेशन था उसके चीफ आर्किटेक्ट थे ऑटोवन बिस्मार्क। ओके, तो यहाँ पर कौन थे? तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया ऑटोवन बिस्मार्क। ऑटोवन बिस्मार्क तो बिल्कुल नहीं हो सकते बिकॉज ही वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। सेकेंड है कावूर, थर्ड ऑप्शन है मेजनी, फोर्थ ऑप्शन है मैटरनिक। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा कावूर। कावूर वॉज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द सार्डिनिया पिडमांट है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर होते हैं जो यहाँ इटली की यूनिफिकेशन के चीफ आर्किटेक्ट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 43rd क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हु वर द जंकर्स। जंकर्स कौन थे? ओके, फर्स्ट वन सोल्जर्स थे, सेकंड वन लार्ज बिग लैंड ओनर्स थे, थर्ड वन एरिस्टोक्रेसी थे और फोर्थ वन नोबेलिटी में आ जाते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा लार्ज लैंड ओनर्स थे जो नेशनलिज्म और
नेशन स्टेट के फेयर में थे, जर्मन यूनिफिकेशन के फेयर में थे। तो जर्मनी में, पर्शिया में उस वक्त जो लार्ज लैंड ओनर्स थे या रिच लैंड ओनर्स थे उनको जंकर्स कहा जाता था। नाउ लेट्स मूव टू द 44th क्वेश्चन। 44th क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 1 मिनट। 44th हमारा क्वेश्चन रहेगा, इन जैन 1871 हु वॉज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन सेरेमनी हेल्ड एट द वर्साइल। 1871 में, जैन 1871 यानी कि आफ्टर द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जर्मनी की यूनिफिकेशन के बाद जर्मन एम्परर कौन बनते ये हमें बताना। फर्स्ट ऑप्शन है विलियम सेकंड, सेकंड ऑप्शन है ओटो वन बिस्मार्क, थर्ड ऑप्शन है केसर विलियम फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन मैटरनिक। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, केसर विलियम फर्स्ट बिकेम द फर्स्ट जर्मन एम्परर। आफ्टर द जर्मन यूनिफिकेशन के बाद पहले जर्मन एम्परर बनते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द 45th क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रेफरेंस टू द रोमांटिज्म। रोमांटिज्म से रिलेटेड कुछ हमें दिया गया, 4 ऑप्शंस दिए गए, हमें बताना है कौन सा रोमांटिज्म से रिलेटेड है स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट ऑप्शन है कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। रोमांटिज्म क्या था कि लोगों की राय से सरकार चलनी चाहिए, उसको रोमांटिज्म कहा गया, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, की मार्केट की आज़ादी को रोमांटिज्म कहा गया। थर्ड है कल्चरल मूवमेंट था ये। फोर्थ ऑप्शन है फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, हर किसी को आज़ादी मिलनी चाहिए। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा सी, इट वॉज अ कल्चरल मूवमेंट्स था दैट यूनाइटेड द पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर, लैंग्वेज, फोक टेल्स एट्सेट्रा, यानी कि हिस्ट्री के बेस पर, कल्चर के बेस पर, म्यूजिक के बेस पर लोगों को यूनाइट करने की कोशिश की गई थी, उनको नेशनलिज्म के थ्रू जोड़ने की कोशिश की गई थी। ओके, सो दैट वाज अ कल्चरल मोमेंट। नाउ लेट्स मूव टू द 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, इन 1861 डेश वॉज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। 1861 में जो इटालियन यूनिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यूनाइटेड इटली के पहले किंग, रूलर कौन बनते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वन इज द विक्टर एमनुअल सेकंड, सेकंड वन केसर विलियम फर्स्ट, थर्ड वन नेपोलियन, फोर्थ मेजनी। करेक्ट आंसर रहेगा फर्स्ट, विक्टर एमनुअल सेकंड प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ द यूनाइटेड इटली इन 1861। नाउ लेट्स मूव टू द 47th क्वेश्चन। 47th हमारा क्वेश्चन दिया गया, दिस इज परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स, यानी कि इटालियन फ्रीडम फाइटर्स की बात करें, हमें बताना है कि परहैप्स द मोस्ट सेलिब्रेटेड ऑफ इटालियन फ्रीडम फाइटर्स हु फाउंडेड रेड शर्ट आर्मी। जिसने रेड शर्ट आर्मी बनाई थी, एक तो वो हमें पता होना चाहिए, या फिर हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर इटालियन फ्रीडम फाइटर कौन रहे हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए। फर्स्ट वन इज द मेजनी, सेकंड वन मैटरनिक, थर्ड वन ओटो वन बिस्मार्क, फोर्थ वन इज द गैरिबाल्डी। ओके, तो इसमें मैटरनिक ऑस्ट्रियन चांसलर थे, ओटो वन बिस्मार्क वॉज ए जर्मन, पर्शिया के ये प्राइम मिनिस्टर थे। 2 रह गए, मेजनी एंड गैरिबाल्डी, बोथ इटालियन रेवोल्यूशनरी थे। तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा डी रहेगा, गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी सबसे पॉपुलर इटालियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं और इन्होंने रेड शर्ट आर्मी है उसको फाउंड किया था, उसको फॉर्म किया था। नाउ लेट्स मूव टू द 48th क्वेश्चन। 48th क्वेश्चन हमें दिया गया, विच एरिया वॉज द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871। 1871 के बाद नेशनलिस्ट टेंशन का सबसे सीरियस एरिया कौन सा होता है, जहाँ पे सीरीज ऑफ वॉर होती है, काफ़ी सारे युद्ध होते हैं, एंड लेटर दैट टर्न इनटू ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, बाद में इसी कारण फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया गया साउदर्न यूरोप का ये एरिया था, मिड यूरोप का एरिया था, सी बाल्कन स्टेट्स थे, डी ईस्टर्न स्टेट्स थे। तो करेक्ट आंसर रहेगा बाल्कन स्टेट्स का वो एरिया था जिसमें नेशनलिस्ट टेंशन वो एमर्ज होती है 1871 के बाद, एंड लेटर दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। नाउ लेट्स मूव टू द 49th क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड रहेगा। ईच पावर, यानी कि हर एक पावर उस वक्त जो पावरफुल कंट्रीज थे उनमें थे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। दिस बिकेम वन ऑफ द मेजर रीजन फॉर डेश, यानी कि जो सुपर पावर थी ये कंट्रीज, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये उसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी जो बाल्कन टेंशन में, यानी कि वो चाहते थे कि किसी एक का दबदबा ना हो जाए। ओके, ये इनडायरेक्टली इन्वॉल्व थी, एंड दिस इन्वॉल्वमेंट लेड टू द, किसकी तरफ लेके गए थे, ऑप्शन दिया गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फॉल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर, एंड डी इज द इंटीग्रेशन ऑफ द बाल्कन स्टेट्स है वो एक हो गए थे। तो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा ए, दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि उसके कारण जब, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज बहुत सारी उसमें इन्वॉल्व हो गई थी, तो उसके कारण धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बन गई कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है।
नाउ लेट्स मूव टू द 50th क्वेश्चन, जो इस एपिसोड का, आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन दिया गया, व्हेन वाज द आयरलैंड फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम? कब आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में शामिल किया जाता है? जब इसको शामिल किया जाता है तभी यूके का यूनिफिकेशन होता है। ओके, फर्स्ट ऑप्शन 1798, सेकंड ऑप्शन 1801, थर्ड ऑप्शन 1800, फोर्थ ऑप्शन 1799। करेक्ट आंसर रहेगा बी, 1801 में आयरलैंड को ज़बरदस्ती यूके में इंक्लूड कर लिया जाता है। इस तरीके से ब्रिटेन का यूनिफिकेशन वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए। इसके अलावा हमारे क्वेश्चंस रहते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर को, चाहे हम किसी भी चैप्टर की या किसी भी पैटर्न की बात करें, तो यहाँ पर हमें अगर 90 प्लस स्कोर करना है, इफ़ यू वांट टू स्कोर 90 और 95 प्लस, वी हैव टू फोकस ऑन द कंसेप्ट। बेसिक्स के ऊपर फोकस करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ का मतलब ये नहीं कि इजी पैटर्न है। एमसीक्यूज़ का मतलब 90 to 100 का रास्ता उतना ही मुश्किल होने वाला है। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, आपके जितने भी चैप्टर्स फर्स्ट टर्म के वो हमने सेपरेटली सिंगल वीडियोज़ में भी, पार्ट्स में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो इसको ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको एमसीक्यूज़ करने में और ज़्यादा मजा आए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।